Hello everyone, good evening to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ की इंटरनेशनल न्यूज। कोई ऐसा कंट्री है जिसने किसी समिट को ऑर्गेनाइज किया है या फिर कोई ऐसी कंट्री है जिसने कुछ नया अचीवमेंट किया है कि मलेरिया फ्री डिक्लेयर हुई है या ट्रैकोमा फ्री डिक्लेयर हुई है, तो वो सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे, जैसे ब्रिक्स, आशियान, आपका इसके अलावा एससीओ हो गया। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी आज के सेशन में कवर हो जाएंगे जहां से स्टैटिक क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इंटरनेशनल न्यूज का वेटेज अपने आप में काफी ज्यादा रहता है। आज के सेशन में हम जुलाई से लेकर दिसंबर तक की सभी इंटरनेशनल न्यूज को कवर करेंगे। इसके पहले मैंने सभी इंपॉर्टेंट लास्ट 6 मंथ की ऑबिचुरीज, गवर्नमेंट स्कीम्स, बुक्स, साइंस टेक, ठीक है, ये सभी टॉपिक्स को कवर कर दिया है और आज के वीडियो में हम इंटरनेशनल न्यूज को कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले न्यूज आती है एससीओ से। एससीओ का मतलब होता है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सभी ने एससीओ का नाम डेफिनेटली सुना है। ठीक है, एससीओ का रिसेंटली 10th नंबर का फुल टाइम मेंबर बना है बेलारूस। ओके, तो एससीओ को किसने ज्वाइन कर लिया है? बेलारूस ने ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पे जो एससीओ की समिट हो रही थी वो 24th नंबर की मीटिंग थी। ठीक है, और इसको अस्ताना अस्ताना जो कि कैपिटल है कजाकिस्तान की, वहां पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कासाम जोमर्ट यहां पर आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस मीटिंग को होस्ट किया था, और ये 10th एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं हम यहाँ पर 25th नंबर के एससीओ समिट के बारे में। तो 25th नंबर का एससीओ समिट कहां पर होगा? चाइना में होगा। और 24th नंबर का कहां पर हुआ है? अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है। अब यहाँ पे हर साल एससीओ टूरिज्म और कल्चर कैपिटल डिफाइन करता है। तो 2025 के लिए चाइना का एक शहर है जिसका नाम है क्विंगडाओ। क्या नाम है? क्विंगडाओ। इसको रिसेंटली एससीओ ने टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल डिक्लेयर किया है फॉर 2024-25। नाउ बात करते हैं अबाउट द एससीओ। एससीओ का मतलब होता है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन 15 जून 2001 में किया था और इनिशियली केवल 5 कंट्रीज थी। कौन कौन सी? कजाकिस्तान, चाइना, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। फिर इंडिया एंड पाकिस्तान ने एससीओ को ज्वाइन कर लिया था 2017 में। फर्दर एक्सपांशन हुआ तो ईरान ने एज अ 9th मेंबर ज्वाइन किया और अब 10th नंबर की कंट्री बेलारूस बन गई है। अगर हम बात करें ऑब्जर्वर स्टेटस किसको मिला हुआ है, तो अफगानिस्तान और मंगोलिया को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। रिसेंटली हम लोगों ने ब्रिक्स के बारे में भी बात की थी, और ब्रिक्स में अब 10th नंबर की मेंबर कंट्री कौन सी बन गई है? इंडोनेशिया। तो ब्रिक्स में 10th नंबर की कंट्री बन गई है इंडोनेशिया, और एससीओ में 10th नंबर की कंट्री बन चुकी है बेलारूस। तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी आप लोगों का जो इंडो पैसिफिक फोरम होती है, इकोनॉमी फोरम, उसमें कितने मेंबर्स हैं इसके बारे में क्वेश्चन आपके आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो हमारा ये जो सेशन है ये आपके सभी वनडे एग्जाम, आपके बैंकिंग एग्जाम, आरबीआई एग्जाम, नबार्ड, सेबी, सिडबी एग्जाम्स, इसके अलावा आपके एसएससी, सीयूईटी एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम सभी के लिए यूजफुल है। इसलिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर भी कर सकते हैं, और पहली बार चैनल पे आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। ओके है जी, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक छोटी सी आइलैंड कंट्री जो कि पैसिफिक ओशियन में है, जिसका नाम है बनाउतु। बनाउतु जिसकी कैपिटल है पोर्ट बिला। यहाँ पर रिसेंटली एक मैसिव अर्थक्वेक आया था, और अर्थक्वेक के कारण काफी ज्यादा डिजास्टर यहाँ पर हुआ है, जिसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $5 मिलियन फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया है। किसको? बनाउतु को। अब यहाँ पर देखिएगा चाइना की पॉलिसी क्या होती है कि चाइना छोटी छोटी कंट्रीज को फॉर द डेवलपमेंट लोन प्रोवाइड करता है, और जब वो कंट्री लोन को पेमेंट नहीं कर पाती है तो उनके एरियाज को या तो एनेक्स करने की कोशिश करता है या फिर अपनी कुछ नई बिल्डिंग्स वगैरह बनाने की कोशिश करता है। तो चाइना अपना नया प्रेसिडेंशियल पैलेस बना रहा है बनाउतु में। ठीक है, जिसके लिए $21 मिलियन का इन्वेस्टमेंट चाइना करने जा रहा है। ठीक है, चाइना का पर्पस है कि अपनी जो भी फॉरेन कंट्रीज और नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको डेवलप करना। ठीक, चलिए अगली कहानी देखेंगे। इंडिया टू होस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी सेशन इन न्यू दिल्ली। वी नो दैट फॉर द फर्स्ट टाइम 46 नंबर का सेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का कहां पर हुआ था? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में हुआ था। जो लास्ट एडिशन था, मतलब 45th नंबर का जो सेशन था वो कहां पर हुआ था? रियाद, सऊदी अरेबिया में हुआ था।
ठीक है। अब इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किसने किया था? हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, हमारा जो एएसआई डिपार्टमेंट है, इसने ऑर्गेनाइज किया था। इसमें 195 कंट्रीज के डेलीगेट्स, एडवाइजरी बॉडी, एक्सपर्ट्स ने पार्टिसिपेट किया था। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर एएसआई की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो लंबे समय से ये लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसको डिसाइफर या डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पिक्चर मतलब पिक्टोरियल फॉर्म में आपको इनकी स्क्रिप्ट देखने को मिलती है जो आज तक समझी नहीं गई है, पढ़ी नहीं गई है। इसलिए तमिलनाडु के जो सीएम है एम के स्टालिन, तमिलनाडु के सीएम है एम के स्टालिन, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है जो भी पर्सन इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को पढ़ेगा उसको $1 मिलियन मतलब 10 लाख रुपए प्राइज मनी मिलेगा। ठीक है, $1 मिलियन प्राइज मनी दिया जाएगा। ओके जी, चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी में करेंटली 21 कंट्रीज आपको मिल जाएंगी। यूनेस्को ने 1972 में इसका फॉर्मेशन किया था। ओके है जी, चलिए, और इंडिया में 43 आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट बात करेंगे, बांग्लादेश ज्वाइन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एज अ 5th फुल टाइम मेंबर स्टेट। नाउ बात करते हैं अबाउट द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो यहाँ पर इंडियन ओशियन में जो कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के बीच में एक ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ था जिसका नाम है कोलंबो सिक्योरिटी, जिसमें इंडिया, मॉरिशियस, मालदीव एंड श्रीलंका आपको मेंबर्स देखने को मिलेंगे। फाइनली बांग्लादेश ने एज अ 5th फुल टाइम मेंबर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को ज्वाइन किया है। इसके पहले बांग्लादेश एज अ ऑब्जर्वर स्टेटस रखता था कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में। अभी फिलहाल में सेसल्स एक कंट्री है जो कि ऑब्जर्वर स्टेटस रखती है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में। रिसेंटली इसकी 7th नंबर की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स है उनकी मीटिंग को कंक्लूड किया गया, जहां पर 5th नंबर के फुल टाइम मेंबर स्टेट की तरह बांग्लादेश ने ज्वाइन किया है। नेक्स्ट है WHO लॉन्च ME डिवाइस प्लेटफॉर्म फॉर मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन परचेस करनी है, मैं अमेजोन पे या कहीं पे भी किसी शॉप पे जाती हूँ तो नंबर ऑफ मशीन्स देखने को मिलती हैं। अब मुझे नहीं पता कि कौन सी मशीन ज्यादा अच्छी है, ज्यादा एक्यूरेट है, या डॉक्टर कौन सी मशीन को रिकमेंड करते हैं, तो क्यों ना जितने भी मेडिकल डिवाइसेस हैं वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो, जिससे उन डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन हो, इनको कंपेयर करना थोड़ा सा आसान हो जाए, हमारे लिए प्रोक्योरमेंट करना इजी हो जाए। ठीक है, इसलिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली मी डिवाइस करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है दैट प्रोवाइड यूजर विद एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन मेडिकल डिवाइसेस, जहां से आपको मेडिकल डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जिससे आपका जो पेपर बेस्ड रिसर्च वर्क होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, और इसमें आपकी मेडिकल डिवाइसेस की सिंपलर नेमिंग की जाएगी, जिससे इसके सिलेक्शन में, प्रोक्योरमेंट में, यूज करने में आसान होगा। साथ ही हमें यह भी पता चल जाएगा कि कौन सा डिवाइस कितना यूजफुल है, कितना एक्यूरेट है, एटसेट्रा। इसमें 2301 टाइप ऑफ मेडिकल डिवाइस को इंक्लूड किया गया है जो कि वेरियस हेल्थ सेक्टर को कवर करते हैं, मतलब कैंसर, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, इसके अलावा डायबिटीज, कोविड-19 जो आपका डिसीज है उसके रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स है वो सारे मेडिकल डिवाइसेस इसमें कवर है। तो 2301 टाइप ऑफ मेडिकल डिवाइसेस यहाँ पे कवर किए गए हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करते हैं हमारे साइंस में, तो साइंस में हम देख बोलते हैं ना कि टाइम है तो टाइम को हम सेकेंड में मेजर करेंगे, या फिर डिस्टेंस है तो उसको हम मीटर में बताएंगे। ठीक है, हम बात करते हैं कि जो फोर्स है उसको हम न्यूटन में देखेंगे। तो ये सब एसआई यूनिट्स होती हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम किसी भी सिस्टम को समझ पाते हैं, राइट। वैसे ही नोमेनक्लेचर आपको मेडिकल डिवाइसेस में भी देखने को मिलेगा। तो आपको जो दो प्रोमिनेंट नेमिंग सिस्टम देखने को मिलते हैं मेडिकल डिवाइसेस में, वो यूरोपियन मेडिकल डिवाइस नोमेनक्लेचर है और एक है ग्लोबल मेडिकल डिवाइस नोमेनक्लेचर। ओके, नाउ बात करेंगे अबाउट द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन 7th ऑफ अप्रैल 1948 में हुआ था, इसलिए हम 7th ऑफ अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, राइट। वर्ल्ड हेल्थ डे हम इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ट्रेडोस एडेनोम जो कि इथोपिया से है इसके डायरेक्टर है। 194 मेंबर नेशंस आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, फर्स्ट एशियन CEPI प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी इनॉग्रेटेड इन फरीदाबाद हरियाणा। चलो, अभी जो CPEI फर्स्ट एशियन एंड वर्ल्ड की 9th नंबर की लैब है जिसको इंडिया में स्टैब्लिश किया गया है। तो सबसे पहले हमें बात करनी होगी कि आखिरकार ये CEPI होता क्या है। CEPI का मतलब है कोलिजन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन,
ठीक है, जिसका फॉर्मेशन 2017 में 2017 में दाओस में किया गया था। ठीक है, ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है कि फ्यूचर में अगर कोई एपिडेमिक और पैंडेमिक होता है तो उसके लिए हम कितने तैयार हैं, हम किस तरीके से वैक्सीन को डेवलप करेंगे। तो उसकी रिसर्च पर्पस के लिए पूरे वर्ल्ड में अलग अलग एरियाज में लैब्स को स्टैब्लिश किया गया है। तो पूरे वर्ल्ड में 9 लैब आपको मिल जाएंगे और इंडिया की पहली CEPI लैब स्टैब्लिश की गई है, कहां पर, फरीदाबाद में। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट और फिलंथ्रॉफीज वर्क और सिविल ऑर्गेनाइजेशन की मदद से ये लैबोरेटरीज ऑपरेट होती हैं। द फरीदाबाद बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जिसको हम शॉर्ट में BRIC THSTI के नाम से जानते हैं, इसी कैंपस में पहली लेबोरेटरी इंडिया की और एशिया की 9th नंबर की लेबोरेटरी को सेटअप किया गया है, जिसको एक्रेडिटेशन मिला हुआ है, किससे, कॉलिजन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अब यहाँ पे देखेंगे, जब कॉप मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग्स में डिसाइड किया गया था कि हम एक लॉस एंड डैमेज फंड को क्रिएट करेंगे, क्योंकि लगातार जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने डेवलपमेंट कर लिया, उनके डेवलपमेंट के कारण काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई है क्लाइमेट को, और जब क्लाइमेट का इम्पैक्ट होता है तो आपके जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनको काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है। इसलिए हम लॉस एंड डैमेज फंड को क्रिएट करेंगे, ऐसा COP29 में डिसाइड हो गया। ठीक है, बेसिकली COP27 में डिसाइड हुआ था और COP29 में फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है, इसके लिए होस्ट किसने किया ऐसे, फिलीपींस ने। तो फिलीपींस जो है इसे होस्ट बनाया गया है फॉर द लॉस एंड डैमेज फंड, जिसको यूनाइटेड नेशन ने क्रिएट किया है, मेकिंग अनदर स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प फॉर कंट्रीज टू रिकवर एंड रीबिल्ड फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, पहली बार COP27 जो मीटिंग हुई थी इजिप्ट में, वहां पर इसका अनाउंसमेंट किया गया था। वर्ल्ड बैंक जो है वो ओवरसी करेगी लॉस एंड डैमेज फंड को स्टार्टिंग में। ठीक है, और इसमें डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्रीज कंट्रीब्यूट करेंगी। नेक्स्ट है, WIPO एंड अटल इनोवेशन मिशन ज्वाइंटली लॉन्च इनोवेशन प्रोग्राम फॉर ग्लोबल साउथ। अब ग्लोबल साउथ क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये सभी जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज जनरली होती हैं वो ग्लोबल साउथ कहलाती हैं, अफ्रीका, एशिया। ठीक है, इसके अलावा आपका ये साउथ अमेरिका, इसको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं। तो ग्लोबल साउथ में इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है WIPO, मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, एंड अटल इनोवेशन मिशन। वी नो दैट अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है, करेक्ट है। तो अटल इनोवेशन मिशन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, has signed a letter of intent with a World Intellectual Property Organization to jointly build suitable program to promote innovation, entrepreneurship and the intellectual property for Global South. ठीक है, जिससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में इन कंट्रीज को अवेयरनेस दिलाना, वो भी ग्रास रूट लेवल से, स्कूल के लेवल से। अटल इनोवेशन मिशन को नीति आयोग ने 2016 में स्टैब्लिश किया था, स्टार्ट किया था, टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। नाउ बात करते हैं, WIPO का फॉर्मेशन 1967 में हुआ था और जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। डायरेक्टर है डेरेन टैंग एंड 193 कंट्री मेंबर नेशंस आपको मिल जाएंगी। नाउ बात करते हैं, इंडिया टेक्स ओवर द एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर चेयरमैनशिप। तो 24-25 के लिए चेयरमैनशिप किसको मिली है, आंसर हो जाएगा इंडिया को। तो इंडिया को एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की चेयरमैनशिप प्रोवाइड की गई है। रिसेंटली बैंकॉक थाईलैंड में मीटिंग हुई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। पहले ये जो चेयरमैन थी वो चाइना के पास थी, चाइना से चेयरमैनशिप किसको मिली है, इंडिया को मिली है। राजेंद्र सिंह जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, वही इसकी चेयरमैनशिप को संभालने वाले हैं। नाउ बात करेंगे एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, 1986 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका पर्पस है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन करना और कैपेसिटी बिल्डिंग करना। इसमें फाउंडिंग मेंबर चाइना, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, कंबोडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड है, और हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में मिल जाएगा। ठीक है, 2024-25 के लिए चेयरमैनशिप मिली है भारत को। नेक्स्ट बात करेंगे 4th नंबर की विम्सटेक सिक्योरिटी की मीटिंग के बारे में। तो विम्सटेक का मतलब होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। इनकी 4th नंबर की जो विम्सटेक की मीटिंग हुई थी वो नाइपे ताऊ में हुई थी। नाइपे ताऊ हम सभी को पता है कि म्यांमार की कैपिटल है, और इस मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था अजीत डोभाल ने। अजीत डोभाल हमारे NSA आपको मिल जाएंगे। ठीक है,
डन इतनी चीजें। तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल रीजन में सिक्योरिटी पर्पस के लिए विम्स्टेक का फॉर्मेशन किया गया था। अब यहाँ पे कुछ स्टैटिक पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं अबाउट द विम्स्टेक। यस, तो विम्स्टेक की अभी तक की 4 मीटिंग हो चुकी है। पहली मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई थी मार्च 2017 में, सेकंड ढाका बांग्लादेश में, फिर थर्ड बैंकॉक में 2019 में, और चौथे नंबर की मीटिंग जो है वो म्यांमार में हुई है। विम्स्टेक का फॉर्मेशन 1997 में हुआ था। 7 कंट्रीज मेंबर है, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, थाईलैंड एंड म्यांमार, एंड ढाका बांग्लादेश में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। चलिए ना बात करते हैं, ये आगे आपका क्वेश्चन जो कि आरबीआई ग्रेड बी में पूछा गया था। ठीक है, जिनने भी पेपर दिया उनको पता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बना था। चलिए हम बात करेंगे आईपीईएफ के बारे में, इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में आईपीईएफ कहते हैं। अब इंडिया को वाइस चेयर बनाया गया है ऑफ द सप्लाई चेन काउंसिल ऑफ द आईपीईएफ। ठीक है, अब देखिए आईपीएफ में टोटल 14 मेंबर नेशन है, 14 मेंबर कंट्री है। ठीक है, और इनकी वर्चुअली मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था। वर्चुअल मीटिंग में डिसाइड किया कि हमें अब एक तो नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है, सप्लाई चेन को इंश्योर करना है जिससे हंगर जो क्राइसिस है उसको रिमूव कर सके, और लेबर राइट्स के लिए हमें काम करना है। तो 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए जिसमें चेयर और वाइस चेयर बनाए गए। ठीक है, सबसे पहला है सप्लाई चेन काउंसिल। सप्लाई चेन काउंसिल जो कि फूड सिक्योरिटी की सप्लाई चेन को इंश्योर करता है, इसका जो चेयरमैन है वो यूएसए है और वाइस चेयर बनाया गया है इंडिया को। ठीक है, क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क का चेयरमैन साउथ कोरिया है और वाइस चेयर बनाया गया है जापान को। एंड लेबर राइट एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन यूएसए है एंड वाइस चेयर बनाया गया है फिजी को। क्लियर है, और यहाँ पर ये सब इफेक्ट में आ चुके हैं। नाउ बात करते हैं आईपीईएफ के बारे में। इसको अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने लॉन्च किया था 23 मई 2022 को टोक्यो जापान में। इसका पर्पस क्या है? एक तो इंटरेक्शन बनाना, बढ़ाना, रीजनल प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमी स्टेबिलिटी के लिए काम करना। इसके 4 पिलर है। पिलर नंबर 1 फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड, सेकेंड है सप्लाई चेन रेजिलियंस, थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर डिकार्बनाइजेशन एंड क्लीन एनर्जी, और फोर्थ नंबर पे है टैक्स एंड एंटी करप्शन। तो इंडिया ने यहाँ पर जो आपका पिलर नंबर 1 है उसको ज्वाइन नहीं किया, उसको ऑब्जर्वर स्टेटस रखा है, बाकी सबको ज्वाइन कर लिया है। तो 14 मेंबर नेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर मेंबर नेशंस भी लिखे हुए हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, फिजी, इंडोनेशिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड यूएसए। ये आपकी 14 कंट्रीज आपको मिल जाएंगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे 32 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फॉर द फर्स्ट टाइम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आफ्टर द गैप ऑफ 66 ईयर्स, 66 सालों के बाद, 66 ईयर्स के बाद इंडिया ने होस्ट की है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट। ठीक है, पहली बार इस कॉन्फ्रेंस को 1958 में इंडिया ने होस्ट किया था, और अब 2024 में अगस्त के महीने में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, लगभग 66 ईयर के बाद। ठीक है, हर 3 साल में ये कॉन्फ्रेंस होती है। एक्चुअली हर एनुअल इवेंट नहीं है, 3 साल में एक बार ये कॉन्फ्रेंस होती है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी। एवरी 3 इयर्स में कॉन्फ्रेंस होती है, जिसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम, और ये 32 नंबर का एडिशन आपको देखने को मिलेगा। इसको ऑर्गेनाइज करने का काम इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट इन द कोलैबोरेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, हमारा जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट है और इंदिरा गांधी जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इन्होंने मिलकर होस्ट किया था। पहली बार जो 10th नंबर की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1958 में मैसूर में हुई थी। ठीक है, चलिए अगली कहानी समझेंगे, इंडिया टू होस्ट नेक्स्ट क्वाड समिट। देखो जो क्वाड कंट्री है इसमें आपको 4 कंट्रीज का ग्रुप देखने को मिलता है, और इनके बीच में एक एक्सरसाइज होती है मालाबार एक्सरसाइज, और मालाबार एक्सरसाइज को इंडिया ने होस्ट किया था। अब इंडिया ने यहाँ पे होस्ट किया है, इंडिया होस्ट करेगी नेक्स्ट क्वाड समिट। ठीक है, एस जयशंकर जी ने क्वाड फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग को टोक्यो जापान में अटेंड किया था जुलाई के मंथ में। वहां पर डिसाइड किया गया कि जो नेक्स्ट क्वाड फॉरेन मिनिस्टर की समिट होगी, मीटिंग होगी 2024 में। ठीक है, उसको इंडिया होस्ट करेगा, और 2025 में जो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग होगी उसको यूएसए होस्ट करेगा। पहली जो क्वाड समिट हुई थी वो 2021 में हुई थी, 5th नंबर की क्वाड समिट ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, और 6th नंबर की क्वाड समिट को न्यू दिल्ली में 2024 में ऑर्गेनाइज किया गया। क्वाड में आपको 4 कंट्रीज देखने को मिलती हैं, यूएसए, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके है, और ये जो क्वाड का कॉन्सेप्ट है वो जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे ने इंट्रोड्यूस किया था इन 2007। नाउ बात करते हैं अजरबैजान COP29 क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। अब यहाँ पे जो COP29 नंबर की मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 नंबर की जो मीटिंग हुई है वो कहां पर हुई है? बाकू में हुई है।
और बाकू जो है वो अजरबैजान की कैपिटल आपको देखने को मिलेगी। इन्होंने 11 से लेकर 22 नवंबर के बीच में इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने का काम किया और इसके बीच में क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, हमारा टारगेट है कि हमारे जो वर्ल्ड का एक एवरेज जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना। ठीक है, यहाँ पर ये जो क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड को तैयार किया है इसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, इसमें प्लान किया गया है कि $1 बिलियन फंड को अट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। तो आपको याद बस कितना रखना है कि इस फंड को किसने क्रिएट किया है, अजरबैजान बाकू ने क्रिएट किया है। ना बात करते हैं जापान सैडो गोल्ड माइंस गेन्स यूनेस्को स्टेटस। तो हम जापान की सैडो गोल्ड माइंस के बारे में बात करते हैं। ये जो गोल्ड माइन है वो काफी पुरानी है, 400 साल पुरानी गोल्ड माइन है, लेकिन काफी लंबे समय से बंद है। इसको 1989 में क्लोज कर दिया गया था क्योंकि इस पे एलिगेशन थे, इसमें चार्जेस थे कि यहाँ पर जो मजदूर हैं, जो आपके माइग्रेटरी मजदूर थे, उनको बहुत ज्यादा उनके साथ एट्रोसिटी की गई, अत्याचार किया गया और ये पूरा मामला आपके ह्यूमन राइट्स तक पहुंचा था। तो यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने 27 जुलाई को यहाँ पर जापान की इस कॉन्ट्रोवर्शियल सैडो गोल्ड माइंस को यूनेस्को स्टेटस प्रोवाइड करने की बात की है। 1989 में इसको क्लोज कर दिया गया था। ठीक है, कोरियन लेबर्स के साथ यहाँ पर वॉर के समय काफी ज्यादा अब्यूज हुआ, काफी ज्यादा एट्रोसिटी हुई है। ठीक है, डन, इसलिए यहाँ पर ये काफी ज्यादा आपको न्यूज में मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। इसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, जामनगर गुजरात में स्टैब्लिश किया गया है। तो WHO ने रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ कोलैबोरेशन किया एंड WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहां पर सेटअप किया है, जामनगर गुजरात में सेटअप किया है। और ये केवल और केवल एकमात्र सेंटर है फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन का एकमात्र सेंटर है। इसका फाउंडेशन स्टोन 2022 में जामनगर गुजरात में रखा था। फाइनली इसका जो फॉर्मेशन है, मतलब इसका जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हम $250 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे इन दिस सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन में। ठीक है, आयुष मिनिस्ट्री का मतलब होता है आयुष, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में इस नई मिनिस्ट्री का फॉर्मेशन किया था जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ओके है जी, चलिए फर्दर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ अगर आप ये जो इंटरनेशनल न्यूज की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको विजिट करना पड़ेगा पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे जब आप विजिट करते हैं तो आपको वहां पर मिल जाएगी 6 मंथली मैगजीन, जिसमें आपको जुलाई से लेकर दिसंबर तक की सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स मिल जाएंगे। आप उस मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, जिसमें आपको इंटरनेशनल न्यूज भी मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो ये है कि हमारा एक 12 मंथ का PDF बंडल कोर्स या फिर मैगजीन कोर्स अवेलेबल है। इसमें आपको 12 मंथ की 12 मैगजीन, MCQ मैगजीन, बैंकिंग मैगजीन और अभी ये जो 6 मंथ की मैगजीन है ये सभी इसमें इंक्लूड है। तो आपको मल्टीपल टाइम इसको परचेज नहीं करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको एक सिंगल कोर्स में अवेलेबल हो जाएंगी। ओके है जी, चलिए नाउ बात करेंगे माउंट किलिमंजारो के बारे में। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक टीम थी जिसको लीड कर रही थी दिव्यांग उदय कुमार। जिसको लीड कौन कर रहा था, दिव्यांग उदय कुमार। इन्होंने माउंट किलिमंजारो पे समिट की और इंडिया के लार्जेस्ट फ्लैग को, इंडियन फ्लैग को वहां पर होस्ट करने का काम किया है। ये जो इंडियन फ्लैग था वो 7,800 स्क्वायर फीट का फ्लैग था, जो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक माउंट किलिमंजारो पे फहराने का काम किया था उदय कुमार ने। माउंट किलिमंजारो एक डॉर्मेंट वॉल्केनो है, मतलब सोया हुआ है, हजारों लाखों वर्षों से इसमें कोई भी इरप्शन नहीं हुआ है। तंजानिया में आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट पीक अफ्रीका की आपको माउंट किलिमंजारो मिल जाएगी। और वर्ल्ड का टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन आपको मिल जाएगा माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो की 3 आपको वॉल्केनो कोन्स मिलती हैं, एक है शीरा, कीबो एंड मवेंजी। ठीक है, और जो किलिमंजारो नेशनल पार्क है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। एक्चुअली आप जब प्लेलिस्ट विजिट करेंगे ना तो प्लेलिस्ट में देखेंगे मैंने ये जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट हैं उनकी सारी बातें, मतलब उनमें कौन सी नदियां हैं, कौन सी लेक्स हैं, कौन से वॉल्केनोज हैं, ये सारी बातें आपको कवर करा दी हैं। आप उन 7 कॉन्टिनेंट को पढ़ोगे तो ये सारी चीजें उसमें कवर हो जाएंगी। स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, WHO ने एमपॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था बिकॉज पूरे वर्ल्ड में एमपॉक्स के केसेस बढ़ रहे थे। तो WHO ने एमपॉक्स को रिसेंटली पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया था।
और ये एमपॉक्स के बारे में अगर बात करें तो एमपॉक्स एक मंकी पॉक्स वायरस का शॉर्ट फॉर्म है, जो कि एक डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस आपको देखने को मिलेगा। मंकी पॉक्स ओरिजिनेट हुआ था डेनमार्क से इन 1958 और इसका पहला जो केस था वो कॉन्गो में देखा गया था 1970 में। ठीक है, और इसका आउटब्रेक 2022-23 में पहली बार हुआ था और ये सेकेंड आउटब्रेक देखने को मिला, जिसके बाद यहाँ पर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की है डब्ल्यूएचओ ने। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, जर्मनी ज्वाइन यूनाइटेड नेशन कमांड इन नॉर्थ साउथ कोरिया। जर्मनी ज्वाइन यूनाइटेड नेशन कमांड इन साउथ कोरिया एज अ 18 मेंबर स्टेट। अब देखिएगा, जब यहाँ पे कोरियन वॉर चल रही थी बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, उसके बाद यहाँ पर पीस मेंटेन करने के लिए एक सिक्योरिटी कमांड स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जिसको लीड करता है यूएसए और जिसमें एज अ 18th मेंबर ज्वाइन कर लिया है जर्मनी ने। ठीक है, तो जर्मनी ने रिसेंटली यूएस लीड यूनाइटेड नेशन कमांड को साउथ कोरिया में ज्वाइन कर लिया और ये 18th नंबर का नेशन बन चुका है। इसका फॉर्मेशन 1950 में हुआ था ड्यूरिंग द कोरियन वॉर। यूनाइटेड नेशन ने इसको स्टैब्लिश किया था जिससे दोनों देशों के बीच में, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक लिंक स्टैब्लिश हो सके, पीस मेंटेन हो सके, और यहाँ पे इस कमांड को लीड करने का काम यूएसए करता है। ओके जी, नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रेजेंट भीष्म क्यूब टू यूक्रेन ड्यूरिंग द फर्स्ट विजिट टू द कीव। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ समय पहले यूक्रेन की कैपिटल कीव गए थे विजिट करने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जब से यूक्रेन और इंडिया के रिलेशन एस्टेब्लिश हुए हैं 1992 से, पहली बार कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन गए थे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमारी जो भीष्म टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पोर्टेबल हॉस्पिटल्स है, वो गिफ्ट किए हैं किसको? यूक्रेन को। तो भीष्म का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री आपको मिल जाएगा। ठीक है, भीष्म क्यूब को हम आरोग्य मैत्री एड क्यूब के नाम से भी जानते हैं और ये वर्ल्ड के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल्स आपको मिल जाएंगे। पहली बार इसको गुरुग्राम हरियाणा में अनवील किया गया था 2 दिसंबर 2023 को, और इसको बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। इन हॉस्पिटल को इजिली हेलीकॉप्टर की मदद से एयर ड्रॉप किया जा सकता है, ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन से भी इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और एक पोर्टेबल हॉस्पिटल को यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है जिसमें 200 पेशेंट को केटर करने की कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी कीव कैसे पहुंचे थे? तो पोलैंड से कीव आए थे रेल फोर्स 1, एक ट्रेन है उसकी मदद से आए थे। ठीक है, डन। ये जो रेल फोर्स 1 स्पेशल ट्रेन है वो यूक्रेन गवर्नमेंट की ट्रेन है, जिसको क्रीमिया तक पहले जाती थी। 2014 में जब क्रीमिया को एनेक्स कर लिया और रशिया ने, तब से इस ट्रेन को केवल टूरिस्ट पर्पस के लिए रखा गया है। राइट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर हम 19 feet tall bronze statue of Lord Hanuman become the new landmark is Texas। तो टेक्सास में स्टैच्यू ऑफ यूनियन, स्टैच्यू ऑफ यूनियन किसकी स्टैच्यू है? लॉर्ड हनुमान की स्टैच्यू है, जो कि 90 फीट टॉल आपको मिल जाएगी और ब्रोंज धातु मतलब कांसे की बनी हुई स्टैच्यू है लॉर्ड हनुमान की। ये थर्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू आपको यूएसए में मिल जाएगी, मतलब जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है इन न्यूयॉर्क एंड द पेगासस एंड ड्रैगन स्टैच्यू है इन फ्लोरिडा, उसके बाद एक तीसरे नंबर की सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू आपको टेक्सास या फिर यूएसए में देखने को मिल जाएगी। टेक्सास की टॉलेस्ट स्टैच्यू और यूएसए की थर्ड नंबर की टॉलेस्ट स्टैच्यू है। इसके अलावा इंडिया के बाहर वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टैच्यू आपको मिल जाएगी 90 फीट की हनुमान जी की स्टैच्यू, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनियन। नेक्स्ट है धुलीखेल। धुलीखेल बिकम द नेपाल फर्स्ट हेल्दी सिटी। तो नेपाल की पहली हेल्दी सिटी किसे डिक्लेयर किया है? धुलीखेल को किया है। किसने किया है? डब्ल्यूएचओ ने। डब्ल्यूएचओ के हेल्दी सिटी नेटवर्क का पार्ट इसे बनाया गया है और ये सेकेंड हेल्दीएस्ट सिटी है इन द एशिया। ठीक है, सेकेंड नंबर की एशिया में है, फर्स्ट नंबर की नेपाल में हेल्दीएस्ट सिटी है जिसका नाम है धुलीखेल। कुछ समय पहले नेपाल की जो टूरिस्ट कैपिटल है उसको पोखरा को टूरिस्ट कैपिटल भी डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव मेंबर साइन एमओयू टू एस्टेब्लिश अ सेक्रेटरिएट। अब यहाँ पे जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है जिसमें एज अ 5th फुल टाइम मेंबर बांग्लादेश ने ज्वाइन किया है, तो इन सभी देशों की एक मीटिंग हुई थी। अब इनका अभी तक कोई सेक्रेटरिएट नहीं है कि इनका सचिवालय कहाँ पर होगा, इस पर डिस्कशन किया गया है। ठीक है, तो इंडिया, मालदीव, मॉरिशियस एंड श्रीलंका ने एक चार्टर साइन किया है, एक एमओयू साइन किया है कि हम कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव सेक्रेटरिएट को स्टैब्लिश करेंगे। तो इसका सचिवालय कहाँ पर होगा? कोलंबो में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, श्रीलंका में, कोलंबो में आपको ये देखने को मिलेगा। और अभी रिसेंटली 5th फुल टाइम मेंबर किसने ज्वाइन किया है? बांग्लादेश ने ज्वाइन किया है।
कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का फॉर्मेशन 2011 में हुआ था। इनिशियली इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, आप इसको मैरीटाइम डायलॉग के नाम से जाना जाता था और 2020 में इसको कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव नाम दिया गया है। सेशल्स यहाँ पे ऑब्जर्वर कंट्री आपको देखने को मिल जाएगी। ओके है जी। चलिए नेक्स्ट है पेरिस जिंक रूफर। अब यहाँ पे पेरिस में अधिकांश जो घर हैं उनके ऊपर जिंक की परत या जिंक की लेयर आपको देखने को मिलती है, उसे ही पेरिस जिंक रूफर कहा जाता है। और यहाँ पे फ्रांस की जो कल्चर मिनिस्ट्री है उन्होंने जिंक रूफिंग को, ये जो जिंक रूफिंग है पेरिस के घरों के छतों पे जो देखने को मिलती है, इसको यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए नॉमिनेशन भेजा है। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस है वो आज से 200 साल पहले से की जाती है। जिंक कवर रूफ आपको देखने को मिलते हैं पेरिस में, फ्रांस में, इसलिए इसको यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने की बात की है। नेक्स्ट बात करेंगे अंगोर वाट टेम्पल। अंगोर वाट टेम्पल आपको कंबोडिया में देखने को मिल जाएगा और इसे मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन एशिया डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, किसने किया है? एशिया बाय टाइम्स ट्रेवल्स के द्वारा अनाउंस किया गया है कि कंबोडिया का जो टेम्पल है अंगोर वाट टेम्पल, वो एशिया का मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट है इन द वर्ल्ड। लगभग 200 एकड़ ऑफ लैंड में फैला हुआ है और यहाँ पे खामेर किंग सूर्यवर्मन सेकेंड ने 12th सेंचुरी में इसका फॉर्मेशन किया था। इनिशियली हिंदू टेम्पल था, बाद में ये बुद्धिस्ट टेम्पल में कन्वर्ट हो गया। 1992 में इसको यूनेस्को हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था और सैंड स्टोन ब्लॉक से इसको तैयार किया गया है। अब यहाँ पे कुछ और नोटेबल लैंडमार्क्स हैं जो कि फोटोजेनिक आपको देखने को मिलते हैं, जैसे इंडिया का ताजमहल एंड हम्पी, चाइना की ग्रेट वॉल, म्यांमार की एंशियंट सिटी ऑफ बागान, इंडोनेशिया की बोरोबुदुर, वियतनाम का हालोम वे, जापान का हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट ऑफ क्योटो, जॉर्डन का पेट्रा और फिलीपींस का राइस टेरेस ऑफ द कॉर्डिलियर्स। तो ये भी कुछ और साइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे SIF मतलब शारजाह इन्वेस्टमेंट फोरम अनवील वर्ल्ड फर्स्ट AI पावर्ड ट्रेड लाइसेंस सर्विस। तो यहाँ पे आप जो ट्रेड करते हो तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो पहली बार AI पावर्ड लाइसेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। किसके द्वारा? शारजाह इन्वेस्टमेंट फोरम में इस बात का फैसला लिया गया। ठीक है, 2024 में ये अनाउंसमेंट किया गया है। वर्ल्ड का पहला AI पावर ट्रेड लाइसेंस सर्विस की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, शारजाह FDI ऑफिस जो कि लोकल एक्सपर्टीज और रेगुलेटरी नॉलेज रखता है, उनके द्वारा इसे ऑफर किया जाएगा और माइक्रोसॉफ्ट इसकी मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कीर्तन। सिख कम्युनिटी में गुरुद्वारे में क्या होता है? कीर्तन होता है। तो जो कीर्तन है, जो सिख सेक्रेट म्यूजिक है, उसको एक ऑफिशियल सब्जेक्ट बनाया है यूके म्यूजिक एग्जाम में। मतलब आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पास करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूके, कीर्तन इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ ग्रेडेड म्यूजिक एग्जामिनेशन सिस्टम विद स्टूडेंट एबल टू एक्सेस अ फॉर्मल करिकुलम एंड टेक्स्ट फॉर द सिख सेक्रेट म्यूजिक। अगर आप इसको पास नहीं करते तो आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वाड कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव। अब यहाँ पे क्वाड कंट्रीज के ग्रुप ने एक नया ग्रुप बनाया है फॉर कैंसर इनिशिएटिव, कैंसर के इलाज के लिए, जिसका नाम है क्वाड कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव। ठीक है, इसको रिसेंटली इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने लॉन्च किया है। इसका पर्पस है कि पूरे इन सभी कंट्रीज में हमें कैंसर को प्रिवेंट करना है, डिटेक्ट करना है, ट्रीट करना, एलिवेट करना है इम्पैक्ट ऑफ कैंसर और उनकी फैमिलीज पे। ठीक है, सबसे जो पहले किया जाएगा प्रोसेस वो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग होगी, फिर वैक्सीनेशन प्रोग्राम को रन किया जाएगा और अलग अलग बीमारियों को कवर किया जाएगा। अब कैंसर स्क्रीनिंग और केयर के लिए $10 मिलियन 10 मिलियन डॉलर कंट्रीब्यूट करेगा इंडिया। तो इंडिया ने कहा है कि हम यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे इंटरेस्टेड कंट्रीज को इंडो पैसिफिक रीजन में, और कैंसर स्क्रीनिंग और कैंसर केयर के लिए हम $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ठीक है, ये बात इंडिया ने कही। और इंडिया ने ये भी कहा है कि जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है उसके डिटेक्शन के लिए सैम्पलिंग टूल या सैम्पलिंग किट की रिक्वायरमेंट होती है, उस किट के लिए भी $7.5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर की क्वाड समिट के बारे में। तो 6 नंबर की क्वाड समिट कहां पर हुई थी? USA में हुई थी एंड इट वाज द 4th इन अ पर्सन क्वाड लीडर समिट। ठीक है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जापान के प्राइम मिनिस्टर फ्यूमो किसीदा, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो एल्बनीज एंड USA प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जो कि अब चेंज होने वाले हैं, इन सभी लोगों ने 6 नंबर के क्वाड समिट को अटेंड किया था।
अब यहाँ पे बात करते हैं क्वाड के इवोल्यूशन के बारे में। तो क्वाड का इवोल्यूशन कैसे हुआ? सबसे पहले 2007 में जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे ने कॉन्सेप्ट दिया था क्वाड का। पहली जो क्वाड की मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग हुई थी वो 2019 में हुई थी, और पहली जो समिट हुई थी वर्चुअली हुई थी, यूएसए ने होस्ट की थी 2021 में। 6 नंबर की यूएसए में हुई है, अभी 21 सितंबर 2024 को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वाड कंट्रीज ने मिलकर एक और नया इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है मैत्री। ठीक है, मैत्री मैरीटाइम इनिशिएटिव को लॉन्च किया है इंडो पैसिफिक रीजन में, और इंडिया जो है वो पहली ट्रेनिंग वर्कशॉप को होस्ट करेगा 2025 में। तो मैत्री इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? क्वाड कंट्रीज ने लॉन्च किया है, जिसकी पहली ट्रेनिंग वर्कशॉप कौन होस्ट करेगा? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, जो आपके क्वाड कंट्रीज के नेवल पर्सनल्स हैं, ठीक है, उनको बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। कोस्टल गार्ड को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी किस तरीके से आप अनलॉफुल बिहेवियर और जो भी आपकी ट्रैफिकिंग वगैरह होती है उसके लिए आप कितने प्रिपेयर है। पहली जो मैत्री वर्कशॉप है वो 2025 में आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? कॉड एट शिप ऑब्जर्वर मिशन टू बी हेल्ड इन 2025, और इसमें कोस्टल गार्ड पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इंडिया ने कमिटमेंट किया है कि $2 मिलियन हम यहाँ पे नए सोलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिजी में, कोमोरोस में एंड मेडागास्कर एंड सेशल्स में। क्योंकि इंडिया पैसिफिक एरिया में जो भी आपके आइलैंड नेशंस हैं, तो क्वाड कंट्रीज का कहना है कि इन सभी आइलैंड नेशन को हम रिन्यूएबल एनर्जी के डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। तो हर एक जो क्वाड कंट्री है वो कुछ आइलैंड्स में रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करेगी। तो इंडिया ने कहा है कि हम $2 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट या फिर सोलर प्रोजेक्ट में इन फिजी, कोमोरोस, मेडागास्कर एंड सेशल्स में। ठीक है, ये अनाउंसमेंट किया गया है, और 2025 में क्वाड समिट को होस्ट करने वाला है इंडिया। नेक्स्ट है इंडिया टू गेट फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट एज अ पार्ट ऑफ कोलैबोरेशन विथ यूएसए। तो इंडिया को पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, इसका क्या मतलब है? हमारे वो सभी डिवाइसेस जिसमें चिप यूज होती है, और ये डिवाइसेस हमारे आर्म फोर्स पर्सनल, नेवी वगैरह यूज करते हैं, तो जो कि काफी ज्यादा सिक्योर है। तो इनका जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है वो इंडिया में स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसमें कोलैबोरेट कौन कर रहा है? यूएसए। ठीक है, तो अंडर अ ट्रांसफॉर्मेटिव कोलैबोरेशन विथ यूएसए, इंडिया इज सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। ठीक है, इसमें डिजाइन की जाएंगी चिप्स को जो मिलिट्री एप्लीकेशन में यूज होती हैं। ठीक है, इतनी चीजें। और इस इनिशिएटिव में इंडिया का सहयोग कौन कर रहा है? यूएसए कर रहा है। अब इंडिया ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया था 2021 में, जिसके लिए बजट रखा था 26,000 करोड़ रुपीज अंडर द मैत्री डिपार्टमेंट। ठीक है, अब इंडिया के जो न्यू सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट है जो ऑपरेट किए जा रहे हैं वो कहाँ कहाँ है? तो सबसे पहले धोलेरा में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी है। सेकंड आपको मोरेगांव आसाम में मिल जाएगा, और थर्ड आपको सनत गुजरात में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ समय पहले क्वाड मीटिंग को अटेंड करने के लिए कहां पे गए थे? यूएसए गए थे, क्योंकि यूएसए ने तो 2024 में क्वाड मीटिंग को होस्ट किया है, राइट। अब जब गए हैं तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ गिफ्ट विफ्ट देंगे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक एंटीक सिल्वर हैंड इनग्रेव्ड ट्रेन, एक सिल्वर ट्रेन थी जिसमें कई सारी कलाकृतियां थी, आर्ट वर्क था, जिसको कोल्हापुर महाराष्ट्र के आर्टिस्ट ने रेडी किया था, और इस ट्रेन को गिफ्ट किया है यूएस के प्रेसिडेंट को। तो नरेंद्र मोदी जी ने एक एंटिक सिल्वर हैंड इनग्रेव्ड ट्रेन मॉडल को गिफ्ट किया है, किसको? यूएसए के प्रेसिडेंट को। इसके अलावा पश्मीना शॉल गिफ्ट किया है फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को। ठीक है, नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल इनॉग्रेट इन्वेस्ट इंडिया न्यू ऑफिस इन सिंगापुर। इन्वेस्ट इंडिया, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर हमने एक प्रोग्राम रन किया है विच इज इन्वेस्ट इंडिया, की ज्यादा से ज्यादा एफडीआई, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में हो। तो इसका एक नया ऑफिस, जिससे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस आसान हो जाए। अब कोई इन्वेस्टर है सिंगापुर में बैठा हुआ, उसको भारत में इन्वेस्ट करना है, फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो एक इन्वेस्टमेंट ऑफिस बनाया गया है। तो इन्वेस्ट इंडिया का एक नया ऑफिस ओपन किया गया है सिंगापुर में बाय द पीयूष गोयल। The office will serve as a dedicated point of contact for companies from the region looking to invest to the India। जो कंपनी भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है उनके लिए एक डेडिकेटेड ऑफिस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। निर्मला सीतारमन जी ने रिसेंटली 9th एडिशन AIIB एनुअल मीट को अटेंड किया था उज्बेकिस्तान में। तो सबसे पहले तो ये 9th नंबर की जो AIIB की मीटिंग हुई है वो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई है। ठीक है, AIIB का मतलब होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसमें
हर एक कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर या फिर उसके सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो होते हैं उनकी मीटिंग हुई थी और इस बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग को अटेंड किया था निर्मला सीतारमन जी ने, जिसकी थीम क्या थी? बिल्डिंग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक में। ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक इकोनॉमी कंडीशन और सोशल आउटकम को इम्प्रूव करने के लिए एशिया रीजन में इसको तैयार किया गया। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। ऑपरेशन 2016 में स्टार्ट हुआ था और वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर आपको इंडिया मिल जाएगा एंड जिन लिकिन आपको प्रेसिडेंट भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक रिकमेंड पाकिस्तान टू इम्प्लीमेंट इंडियन उल्लास स्कीम टू इम्प्रूव एजुकेशन सेक्टर। अब यहाँ पे जो पाकिस्तान है उनमें एजुकेशन की कंडीशन काफी खराब है, इसलिए एशियन डेवलपमेंट ने बैंक ने सजेस्ट किया कि पाकिस्तान को इंडिया के उल्लास प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लेना चाहिए और अपने देश के भी एजुकेशन सिस्टम में जो डिसफंक्शनिंग है, जो कमियां हैं उसको पूरा किया जा सकता है। तो यहाँ पे उल्लास का मतलब है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो यहाँ पे जब पाकिस्तान को सजेशन मिला तो बोला कि फंड भी दे दो, हम कैसे इंप्लीमेंट करें। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान में एजुकेशन के लेवल को इम्प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर फंडिंग भी करेंगे। ठीक है, फंडिंग भी करेंगे जिससे लगभग 26 मिलियन बच्चों को फायदा होगा। अब ये उल्लास प्रोग्राम जो है वो जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था, एक प्रोग्राम एजुकेशन फॉर ऑल। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो एडल्ट होते हैं जिनकी एज 15 साल से ऊपर होती है और जो किसी भी वजह से स्कूल को छोड़ चुके हैं उनको यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। राइट, डन इतनी चीजें। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? मासासाकु आसाकावा आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, पीएम मोदी एड्रेस 79th यूएन जनरल असेंबली सेशन इन न्यूयॉर्क। तो 79th नंबर की यूएन जनरल असेंबली मीटिंग कहां पर हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी, जिसमें मेन फोकस एरिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 17। ठीक है, ये मेन फोकस एरिया था। अब जो 79th नंबर का सेशन था उसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे कैमरून के प्रेसिडेंट फिलेमोंग यंग। वेरी इंपॉर्टेंट नेम, याद रखना कि 79th नंबर का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग हुई थी इसके हेड या इसके चेयर कौन थे? तो कैमरून के प्रेसिडेंट थे फिलेमोन यंग। और इस मीटिंग की जो थीम थी वो थी मल्टीलेटरल सॉल्यूशन फॉर बेटर टुमारो। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का फॉर्मेशन 1945 में न्यूयॉर्क में हुआ था। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन से 193 मेंबर नेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। यूएन सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, बाकी 10 आपके टेम्पररी मेंबर्स होते हैं, 2-2 सालों के लिए चुने जाते हैं। और पाकिस्तान का जो टेन्योर है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। जो परमानेंट मेंबर है उसमें यूएस, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस आपको देखने को मिल जाएगा। ओके है जी, चलिए अगली कहानी की तरफ हम बात करते हैं। इंडिया ज्वाइन लीडरशिप ऑफ ग्लोबल एंटी करप्शन अलायंस। यहाँ पर इंडिया एज अ 15th मेंबर ज्वाइन कर चुका है ग्लोबल एंटी करप्शन अलायंस। जैसे कि आप नाम से समझ सकते हो कि हमें करप्शन को रोकना है, यही इसका पर्पस है। तो ग्लोबल नेटवर्क ये जो G20 ग्रुप का एक इनिशिएटिव है जिसमें 121 मेंबर नेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे और 2020 का ये इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है डसॉल्ट। डसॉल्ट जो है वो एक फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी है, डसॉल्ट एविएशन। डसॉल्ट एविएशन ने डिसाइड किया है कि इंडिया में अपने फुटप्रिंट्स को इंक्रीज करेगा। मतलब हमारे देश के जो मिलिट्री डिवाइसेस या फिर कह सकते हो जो आपके एविएशन के सेक्टर में यूज होते हैं हमारे एयरक्राफ्ट, उनके मेंटेनेंस के लिए एक यूनिट एस्टैब्लिश की जाएगी इंडिया में बाय द डसॉल्ट एविएशन। तो फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, इन्होंने रिसेंटली डिसाइड किया है टू क्रिएट अ सब्सिडरी कंपनी डसॉल्ट एविएशन एमआरओ इंडिया, जो कि मिलिट्री मेंटेनेंस, रिपेल एंड ओवरऑल एक्टिविटी को देखेगा नोएडा उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे 100% ओनरशिप किसकी होगी? डसॉल्ट एविएशन की आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें राफेल और मिराज का भी मेंटेनेंस शामिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है थाईलैंड ने रिसेंटली अलाउ किया है सेम सेक्स कपल मैरिज इन जनवरी, फ्रॉम द जनवरी। तो सेम सेक्स कपल मैरिज यहाँ पर लीगल कर दिया है जो कि जनवरी 2025 से इफेक्ट में आ जाएगा। थाईलैंड जो है वो 3rd कंट्री बन चुकी है एशिया में जिसने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया। इसके पहले नेपाल ने, और नेपाल के बाद यहाँ पे ताइवान ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने का काम किया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सिंगापुर बिड्स फेयरवेल टू हॉर्स रेसिंग आफ्टर 181 ईयर्स। तो सिंगापुर में एक हॉर्स रेसिंग होती है, लेकिन लगातार पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे जिसका पूरा एरिया है, ठीक है, इसका पूरा एरिया है, अब वो एक प्राइवेट प्लेयर के पास जा रहा है जहाँ पे बिल्डिंग्स बनाए जाएंगी, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाए जाएंगे।
तो सिंगापुर हैज कंक्लूडेड 181 ईयर ऑफ हॉर्स रेसिंग विद अ फाइनल इवेंट एट सिंगापुर टर्फ क्लब। ठीक है, ये जो रेसिंग हो रही है ये 1842 में स्टार्ट हुई थी, मतलब 1843 में पहली बार ये रेसिंग की गई थी। अब फाइनली इसको स्टॉप किया जा रहा है। डब्ल्यूएचओ ने इंडिया को ट्रैकोमा फ्री डिक्लेयर किया है। ट्रैकोमा फ्री डिक्लेयर करा है किसको? इंडिया को, बाय द डब्ल्यूएचओ। और इंडिया थर्ड कंट्री बन गई है साउथ ईस्ट एशिया में जिसको यहाँ पे डब्ल्यूएचओ ने ट्रैकोमा फ्री क्लियर किया है, डिक्लेयर किया है। ट्रैकोमा एक बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन होता है जो हमारी आंखों को इफेक्ट करता है। ठीक है, और इसका जो रीजन है, जो बैक्टीरिया है, उसका नाम क्या है? क्लाइमाइडिया ट्रैकोमेटिस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं म्यांमार। म्यांमार ने रिसेंटली पहली बार आसियान समिट में अपने मतलब 3 सालों बाद आसियान समिट में रिप्रेजेंट किया है। तो आसियान के बारे में हमें बात करनी है। तो 44th एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, या जो 44th नंबर की आसियान कंट्रीज की मीटिंग हो रही थी वो लाओस में हो रही थी। इसकी थीम है इनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलेंस। और 3 सालों के बाद पहली बार आसियान समिट में म्यांमार का रिप्रेजेंटेशन देखा गया। आसियान में आपको 10 कंट्रीज देखने को मिलेगी। 1967 में इसका फॉर्मेशन जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। अब इंडिया और लाओस के बीच में कुछ बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हुए हैं। पहली बात क्या कही है कि इंडिया $1 मिलियन का फंड प्रोवाइड करेगा लाओस को। किस लिए प्रोवाइड करेगा? ये न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए और फूड फोर्टिफिकेशन के लिए। इसके अलावा डिफेंस के सेक्टर में भी दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुए हैं। प्रसार भारती और लाओ नेशनल टेलीविजन के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एग्रीमेंट ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ द हेरिटेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट ऑफ फलक फलाम। तो फलक फलम यहाँ पे जो परफॉर्मिंग आर्ट है लाओस में वो लगातार डिक्लाइन हो रही है, तो उसके प्रिजर्वेशन के लिए इंडियन गवर्नमेंट काम करेगी। इसके अलावा इनका एक टेम्पल है जिसका नाम है वाट फाइका टेम्पल, इसके रेनोवेशन का काम हम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इनका जो शेडो पपेट थिएटर शो है उसके भी प्रिजर्वेशन का काम इंडिया करेगी। तो इंडिया ने यहाँ पे कहा है कि आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म हम डिक्लेयर करते हैं 2025 को, और इंडिया $5 मिलियन का टूरिज्म के लिए पैसा खर्च करेगा। ठीक है, इसके अलावा आसियान की जो भी देश है, जिसमें जो भी दो देश है भारत में आके वो बुद्धिज्म की स्टडी करना चाहते, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में स्टडी करना चाहते, तो हम आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करेंगे। ये सारी बातें इंडिया ने कही है ड्यूरिंग द समिट। ठीक है, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्ट 18 न्यू मेंबर टू ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर 2025-27 टर्म। तो 2025 से 2027 तक के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 18 मेंबर्स को इलेक्ट किया है ह्यूमन राइट काउंसिल में। ठीक है, उन 18 मेंबर्स में आपको बेनिन, बोलीविया, कोलंबिया, साइप्रस, कतार, थाईलैंड आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है, ह्यूमन राइट काउंसिल का फॉर्मेशन 2006 में हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तीनों के बीच में एक इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। कैसा है ये एग्रीमेंट? तो नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किसके पास जाएगी? बांग्लादेश के पास, और यूजिंग द इंडियन ग्रिड। ठीक है, तो इस तरीके से नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इस एग्रीमेंट को साइन किया है। ठीक है, दानिती चीज है जो कि 50 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फेज 1 आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान विजिट किया और एससीओ की मीटिंग को अटेंड किया आफ्टर 9 इयर्स। सुषमा स्वराज जी 2015 में पार्टिसिपेट करने गई थी पाकिस्तान एससीओ समिट में। उसके बाद हमारे देश के कोई भी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान नहीं गए थे। अब 9 सालों के बाद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी पाकिस्तान विजिट करने गए थे एससीओ की मीटिंग को अटेंड करने के लिए। ठीक है, करेंटली जो पाकिस्तान है वो चेयर कर रहा था एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट को। 2001 में एससीओ का फॉर्मेशन हुआ था जैसा कि हमने डिस्कस किया, और बेलारूस 10वें नंबर की कंट्री बन चुका है, ये बात भी हमने डिस्कशन की है। चलिए अगली कहानी को समझेंगे जो कि एक इंपॉर्टेंट कहानी है। इसके लिए इस मैप को समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे मॉरिशियस में, मॉरिशियस जो कि आपको इंडियन ओशियन में एक आइलैंड नेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर है एक चागोस आइलैंड। चागोस आइलैंड जो है वो ब्रिटिश टेरिटरी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यूके की टेरिटरी है और ये लीज पर ली गई थी। तो फाइनली मॉरिशियस को वापस कर दी गई है। तो यूके एंड द मॉरिशियस हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट अंडर विच द यूके विल रिटर्न द चागोस आइलैंड। चागोस आइलैंड किसको रिटर्न कर रहा है यूके? आंसर हो जाएगा मॉरिशियस को रिटर्न कर रहा है।
ठीक है। अगर इसके पीछे की कहानी आप देखना चाहते हो तो कहानी जो है वो 99 ईयर की लीज की कहानी आपको देखने को मिल जाएगी। और जो लीज है वो डियागो गार्सिया आइलैंड की जो लीज है वो 99 ईयर्स के लिए वापस से रिटेन की गई है, लेकिन जो चागोस आइलैंड है वो मॉरिशियस को रिटर्न करने के काम किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मॉरिशियस के आइलैंड्स हैं उनको यूके ने 1810 में 1810 में ऑक्यूपाई करने का काम किया था। और जब मॉरिशियस को 1968 में इंडिपेंडेंस मिली, आजादी मिली, तो भी यूके ने इन आइलैंड्स को मॉरिशियस को रिटर्न नहीं किया था। फाइनली यहाँ पे इंडिया का इंटरवेंशन देखने को मिला और इंडिया के कहने पर ये आइलैंड जो है वो मॉरिशियस को वापस किए गए हैं। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने जमाइका मार्ग अनाउंस किया है इंडिया और जमाइका के रिलेशंस को मजबूत करने के लिए। तो यहाँ पे जमाइका का जो हाई कमीशन है दिल्ली में, उसके सामने की जो रोड है उसको जमाइका रोड डिक्लेयर किया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, डन। जमाइका की कैपिटल किंगस्टन है। जमाइकन डॉलर यहाँ पे करेंसी है। ये आपको एक लैंडलॉक कंट्री वेस्ट इंडीज में देखने को मिल जाएगी और एक थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है इन द कैरेबियन सी। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया लॉन्च स्टडी इन इंडिया कैंपेन एट यूएई एजुकेशन शो। तो यहाँ पे 20th एडिशन इंटरनेशनल एजुकेशन शो हुआ था शारजाह में। अब यहाँ पे इंडियन यूनिवर्सिटी में फॉरनर जो स्टूडेंट्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए एक पवेलियन लगाया गया, एक कैंपेन की स्टार्ट किया गया जिसका नाम है स्टडी इन इंडिया। इसको ऑर्गेनाइज करने का काम ईडीसीआईएल ने किया था। ईडीसीआईएल का मतलब होता है एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है, जो कि एक मिनीरत्न कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर काम करती है, जिसमें हमारा टारगेट यही है कि 590 यूनिवर्सिटीज में यहाँ पे जो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अट्रैक्ट करना इंडियन यूनिवर्सिटीज में। इसलिए स्टडी इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत की गई है। ओके, चलिए अगली कहानी को समझेंगे यहाँ पर। हाँ, इंडिया टू प्रोवाइड $400 मिलियन क्रेडिट स्वैप फैसिलिटी टू मालदीव। अब यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद म्यूजो जो कि प्रेसिडेंट है मालदीव के, ये पहली ऑफिशियल बायलेटरल विजिट पे आए थे इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है विच इज करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट आपने सुना होगा। तो आरबीआई ने यहाँ पर करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के अंदर मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ मिलकर इस फ्रेमवर्क को साइन किया है। Reserve Bank of India entered into the currency swap agreement with Maldives monetary authorities और under the SARC currency swap framework 2024-27 के बीच में इसको साइन किया गया। 2024-27 का एग्रीमेंट है। इसमें इंडिया ने एक फंड क्रिएट किया है, जो भी शार्क कंट्रीज हैं अगर वो यहाँ पर लोन लेना चाहती हैं, वो भी इंडियन करेंसी और डॉलर्स में या अदर करेंसीज में, तो इसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी जिससे इंडियन करेंसी के ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। तो यहाँ पे जो मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी है, इन्होंने आरबीआई से $400 मिलियन के करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को साइन किया है। ठीक है, यूएस डॉलर यूरो स्वैप विंडो एंड 20 बिलियन अंडर द आईएनआर स्वैप विंडो। तो यहाँ पे 400 मिलियन जो है वो यूरो और डॉलर में लिया जाएगा और यहाँ पे रिमेनिंग 30 बिलियन जो रुपीज है वो करेंसी इंडियन करेंसी में आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो एग्रीमेंट है वो 18 जून 2027 तक आपको इफेक्ट में मिलेगा। अभी जो सार्क करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है वो 15 नवंबर 2012 को इफेक्ट में आया था, जिसमें शॉर्ट टर्म लोन्स, अगर जो भी शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट रह जाती है उसको मेंटेन करने के लिए जो आपकी कंट्रीज हैं वो लोन ले सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इजराइल ने रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है एज अ 69th मेंबर नेशन। ठीक है, तो 69th नंबर का मेंबर कंट्री कौन सा बन गया है? इजराइल बन गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। एशियन डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन 1966 में हुआ था। ठीक है, जिसमें 69 मेंबर नेशन है, 49 जो है एशिया पैसिफिक से और 20 जो कंट्रीज है वो नॉन रीजनल मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया प्लेस $300 मिलियन टू द डब्ल्यूएचओ। अब इंडिया जो है वो 6वीं नंबर की लार्जेस्ट ग्लोबल कंट्रीब्यूटर बन चुकी है डब्ल्यूएचओ में। यहाँ पर इंडिया ने डिसाइड किया है कि 2025 से 2028 तक डब्ल्यूएचओ को हम कितना $300 मिलियन का फंड देंगे। ठीक है, जिसमें से $250 मिलियन का तो हम वो जामनगर गुजरात में जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए स्टैब्लिश कर रहा है उसमें दिया जाएगा। ठीक है, $38 मिलियन डब्ल्यूएचओ के रीजनल ऑफिस को स्टैब्लिश करने के लिए दिया जाएगा, $10 मिलियन डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव के लिए एंड $4.6 मिलियन थेमेटिक प्रोजेक्ट के लिए दिया जाएगा। ठीक है, ये इंडिया का कहना है। डब्ल्यूएचओ का फॉर्मेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं, आप वापस इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली कहानी हम समझते हैं। यहाँ पर इंडिया स्पेन टू ऑब्जर्व 2026 एज अ ईयर ऑफ कल्चर टूरिज्म एंड एआई। अब देखो यहाँ पे पेड्रो सेंजेस,
इनका पहला ऑफिशियल विजिट था इंडिया में, जो कि स्पेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं 2018 में। उसके बाद ये पहली बार भारत पे आए थे और पहली बार कोई स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर भारत आया है 18 सालों में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए। क्या क्या? सबसे पहली बात तो दोनों देश मिलकर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स को वडोदरा में स्टैब्लिश करेंगे। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स जो है उसमें C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स या जो आपके C295 मिलिट्री प्लेन्स हैं उनको तैयार किया जाएगा और यहाँ पे 40 प्लेन्स की असेंबली की जाएगी फॉर द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, ये जो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स एक जॉइंट वेंचर है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस डिफेंस का, और एयरबस जो है वो स्पेन की कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और C295 प्लेन को यहाँ पे पहले हम डिफेंस पर्पस के लिए एयरबस से सप्लाई करते थे, अब हम इसका 40 प्लेन्स को यहाँ पर असेंबल करने का काम करेंगे बड़ोदरा में। ये इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर असेंबली लाइन होगी मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए। ठीक है, इसके पहले केवल आपको HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड देखने को मिलता है। जैसा कि हमने मेंशन किया कि इंडिया में पहली बार प्राइवेट सेक्टर असेंबली बन रही है जो कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट के प्लेन को असेंबल करेगी। इसके पहले केवल HAL थी जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी। ठीक है, अब इस फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए 21 सितंबर 2021 में एग्रीमेंट को साइन किया गया था बिटवीन एयरबस मतलब स्पेन के बीच में और इंडिया के बीच में। ठीक है, अब ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें 56 C295 एयरक्राफ्ट्स को प्रोक्योर करने की बात की गई थी, जिसके लिए 21,000 करोड़ रुपीस का एग्रीमेंट था, जिसमें से 16 एयरक्राफ्ट डायरेक्टली स्पेन डिलीवर करेगा और 40 एयरक्राफ्ट जो है वो इंडिया में ही स्टैब्लिश किए जाएंगे, जिसके बाद टाटा वडोदरा फैक्ट्री का फाउंडेशन स्टोन 2022 में रखा गया था। ठीक है, अब इसके जो पहले क्राफ्ट है मतलब पहली जो क्राफ्ट रेडी हो जाएंगे वो सितंबर 2026 तक हो जाएंगे और 40 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी यहाँ पर अगस्त 2031 तक की जाएगी। ये अनाउंसमेंट यहाँ पर किया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे हुई हैं जब स्पेन के प्राइम मिनिस्टर भारत में आए थे विजिट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और एग्रीमेंट साइन हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड स्पेन। कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम बिटवीन दीज टू कंट्री 2024 से 2028 तक। इसके अलावा इन्होंने एक ज्वाइंट कमीशन भी सेटअप किया है फॉर ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट के अंदर। अब स्पेन जो है वो बेंगलुरु में अपना एक नया कॉन्सुलेट जनरल भी ओपन करेगा और 2026 को इंडिया स्पेन ईयर ऑफ कल्चर टूरिज्म एंड AI भी डिक्लेयर किया गया है। ओके है जी, डन। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड है। करेंसी क्या चलती है? यूरो करेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंडिया डोनेटेड सोलर रूफटॉप लाइट इन श्रीलंका रिलीजियस प्लेसेस। तो श्रीलंका में जितने भी रिलीजियस प्लेसेस है, चाहे वो सिख गुरुद्वारे हो, आपके बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हो, जैन टेम्पल है, मुस्लिम के ईदगाह है, दरगाह है या हिंदू टेम्पल है, कोई भी रिलीजियस साइट्स है वहां पर सभी जगह रूफटॉप लाइटनिंग की जाएगी, मतलब पैनल्स को इंस्टॉल किया जाएगा बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, इस तरीके का एग्रीमेंट साइन किया गया है जिसके लिए $17 मिलियन ग्रांट प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द श्रीलंका, जिसमें 5,000 से ज्यादा रिलीजियस साइट्स को कवर किया जाएगा, जिसमें बुद्धिस्ट साइट, मुस्लिम, क्रिश्चियन साइट्स को यहाँ पे शामिल किया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो 2025 तक कवर कर दिया जाएगा। इससे 25 मेगावाट सोलर कैपेसिटी जनरेट होगी श्रीलंका में। ये बात यहाँ पे बोली है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? अनुरा कुमारा दिसानायके हैं। कैपिटल कोलंबो श्रीलंका आपको मिल जाएगी, कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरे कुत्ते। ठीक है, ये दोनों आपको कैपिटल देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट बात करेंगे, पहला प्रवासी परिचय फेस्टिवल कहां पर हुआ? सऊदी अरेबिया में हुआ बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और वहां की जो प्रवासी भारतीय कम्युनिटी है उनके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। तो पहला प्रवासी परिचय फेस्टिवल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डायस्पोरा एंगेजमेंट डिवीजन विद द पार्टनरशिप ऑफ लोकल इंडियन एसोसिएशन सऊदी अरेबिया में हुआ। ठीक है, जिसमें कई सारे जो हमारे इंडियन डांस फॉर्म्स है उनको परफॉर्म किया गया, जैसे कि भांगड़ा फ्रॉम पंजाब, मोहिनी अट्टम फ्रॉम केरला, उड़ीसी फ्रॉम ओडिया, यक्षगान फ्रॉम कर्नाटका, गरबा फ्रॉम गुजरात, लावनी फ्रॉम महाराष्ट्र एटसेट्रा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो तमिलनाडु का जो ट्रेडिशनल पराई एंड भरतनाट्यम डांस और आंध्र प्रदेश का जो महिषासुर मर्दनी डांस फॉर्म है वो भी परफॉर्म किया गया। सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद है। करेंसी आपको रियाल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया टू सपोर्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे देश का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि 5G नेटवर्क है और अलग हमारा जो डिजिटल नेटवर्क्स हैं उनको इस्टेब्लिश करने के लिए यूएसए, जापान और साउथ कोरिया ने सपोर्ट ऑफर किया है। एक नया फ्रेमवर्क ये लोग डेवलप करेंगे। तो यूएसए, जापान एंड साउथ कोरिया अनाउंस दैट दे विल लॉन्च अ न्यू फ्रेमवर्क टू कोलैबोरेट विद इंडियन प्राइवेट सेक्टर टू सपोर्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया।
ठीक है। अब इसमें क्या किया जाएगा, यहाँ पे कोरिया का जो एग्जिम बैंक है, यूएसए का जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक है और जापान का जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन बैंक है, वो इंडिया में फंडिंग करेंगे फॉर द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सटेंड करतारपुर कॉरिडोर एग्रीमेंट टिल 2029। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, व्हाट इज द करतारपुर कॉरिडोर। करतारपुर कॉरिडोर एक 4.1 किलोमीटर लॉन्ग एक रोड है जो कि डेरा बाबा नानक से शुरू होती है, जो कि एक टाउन है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में, और यहाँ पे जो श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है जो कि पाकिस्तान में है, वहां पर खत्म होती है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में। तो बहुत सारे हिंदू जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो दर्शन करने जाना चाहते हैं करतारपुर, इसलिए इस 4.1 किलोमीटर के कॉरिडोर को डेवलप करने का काम किया गया था, जो कि रावी नदी के किनारे, रावी रिवर के किनारे सिचुएटेड है। ठीक है, इतनी चीजें। अब ये जो एग्रीमेंट हुआ था दोनों देशों के बीच में वो 2015 में हुआ था, और फाइनली इस एग्रीमेंट को टिल 2029 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, ये अनाउंसमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है कोलंबिया होस्ट कॉप 16, नियरली 200 कंट्रीज इंगेज इन डायलॉग। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये जो कॉप 16 की मीटिंग है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 की मीटिंग है, ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब ये सीबीडी मीटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहां पर हुई, कोलंबिया में हुई, जिसकी थीम क्या थी, पीस विथ नेचर। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मीटिंग है, ये पहली बायोडाइवर्सिटी कॉप मीटिंग है जब कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को एडॉप्ट करने के बाद हो रही है। अभी जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, इसको 2022 में मॉन्ट्रियल कनाडा में साइन किया गया था, जो कि काम करता है 30x30 पर। 30x30 का ये मतलब है कि 2030 तक हमें अपने देश में 30% बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, ये इसका टारगेट है। ठीक है। इस मीटिंग की शुरुआत 1992 में 1992 में की गई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको मॉन्ट्रियल कनाडा में देखने को मिल जाएगा। और कॉप 16 कहां पर हो रही है, तो आपकी जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की जो मीटिंग है 16वें नंबर की, ये कोलंबिया में हो रही है। चलिए, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है पोर्चुगल। पोर्चुगल का एक छोटा सा आइलैंड है अटलांटिक ओशियन में, जिसका नाम है अजोर्स। ठीक है, ये किसका आइलैंड है, पोर्चुगल का है, पुर्तगाल का है। तो अजोर स्टेब्लिश लार्जेस्ट मरीन प्रोटेक्टेड एरिया इन द नॉर्थ अटलांटिका। नॉर्थ अटलांटिक में यहाँ पे सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड मरीन एरिया स्टेब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, जो कि 30x30, जो भी हमने प्रोटोकॉल डिस्कस की थी ना, वो 30x30 पर ही काम करता है, और उसी के अंदर 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को मरीन प्रोटेक्टेड एरिया की तरह डेवलप किया जाएगा। कैपिटल क्या है, लिस्बन मिल जाएगी पोर्चुगल की, और इसकी कैपिटल लिस्बन के अलावा करेंसी यूरो आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है आबू धाबी। आबू धाबी वर्ल्ड रिचेस्ट इन द टर्म ऑफ सोवरियन वेल्थ फंड। सोवरियन वेल्थ फंड क्या होता है, जो वहां की गवर्नमेंट का खुद का पैसा है। खुद का पैसा का क्या मतलब है कि आपने यहाँ पे माइनिंग की है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, और गवर्नमेंट ने जो पैसा अर्न किया है वो आपका सोवरियन वेल्थ फंड होता है। तो यहाँ पर आबू धाबी जो है वो वर्ल्ड की रिचेस्ट गवर्नमेंट है इन द टर्म्स ऑफ सोवरियन वेल्थ फंड, ये अनाउंसमेंट किया गया है। कंट्री के पास बोला है कि 1.7 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है, कैपिटल है। इसके बाद ओस्लो है, ओस्लो के बाद बीजिंग, सिंगापुर, रियाद और हांगकांग आपको देखने को मिल जाएगा। सोवरियन वेल्थ फंड क्या कहते हैं, जो स्टेट ओन इन्वेस्टमेंट फंड होता है, ये एंटिटी होती है जिसको कंट्री मैनेज करती है, कंट्री अपने रिजर्व्स को मैनेज करती है, वही आपका सोवरियन वेल्थ फंड होता है। ठीक है। चलिए, मॉरिशियस अब पहली कंट्री बन चुकी है जिसको रुपी लोन मिला है अंडर द आइडिया प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आइडिया का क्या मतलब है, इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी असिस्टेंट स्कीम, इसको हम आइडिया स्कीम कहते हैं। ठीक है, इसी स्कीम के अंदर पहली बार इंडियन रुपी में लोन किसे मिला है, मॉरिशियस को मिला है, वो भी 487 करोड़ रुपीस का। ये पहली बार है जब क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट के अंदर आइडिया प्रोग्राम के अंदर मॉरिशियस को 487 करोड़ रुपीस का लोन प्रोवाइड किया गया है, और इसका इस्तेमाल अपने वाटर पाइपलाइन को इंश्योर करने के लिए मॉरिशियस करेगा। आइडिया जो प्रोग्राम है वो 2003-4 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उस समय थे जसवंत सिंह, उन्होंने 200 करोड़ रुपए अलॉट किए थे। मॉरिशियस की कैपिटल पोर्ट लुइस है, मॉरिशियन रुपया यहाँ पे करेंसी है, प्रवीण कुमार जगन्नाथ आपको प्राइम मिनिस्टर देखने को मिल जाएंगे। ओके। नेक्स्ट है आईआईटी मद्रास ने रिसेंटली इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर दुबई में स्टैब्लिश किया है 2025 में। तो आईआईटी या फिर किस आईआईटी ने अपना इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर स्टैब्लिश किया है, तो आईआईटी मद्रास ने किया है, जो कि रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करेगा। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, सस्टेनेबल एनर्जी इनके प्राइमरी फोकस होंगे।
कहां पर स्टैब्लिश किया है? दुबई में। ना बात करते हैं अर्मेनिया 104 नंबर की फुल टाइम मेंबर बन गई है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फॉर्मेशन 2015 में किया था इंडिया और फ्रांस की गवर्नमेंट ने मिलकर। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में आपको मिल जाएगा। और सीरिया 103 नंबर की कंट्री थी, 101 नंबर की कंट्री नेपाल थी, 104 नंबर की कंट्री अर्मेनिया आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका हैज इंट्रोड्यूस न्यू स्कीम कॉल्ड ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम। तो ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम किसकी है? साउथ अफ्रीका की है। और ये स्कीम इंडिया और चाइना के जो टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए की गई है। ऐसा देखा गया कि पिछले कुछ समय में इंडिया और चाइना से जो टूरिस्ट आते हैं साउथ अफ्रीका, उनकी संख्या में काफी कमी हुई है। तो अपने देश में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम को 2025 में लॉन्च कर रही है साउथ अफ्रीका, जिसमें 90 डेज का आपको वीजा वेवर भी देखने को मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं 19 नंबर की G20 समिट के बारे में। तो 19 नंबर की G20 समिट को ब्राजील होस्ट करने वाला है। कौन होस्ट करेगा? ब्राजील होस्ट करेगा। और अभी ब्राजील ने अनाउंसमेंट किया है कि 10th नंबर का जो फुल टाइम मेंबर ब्रिक्स में बन गया है उसका नाम क्या है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आपको फुल टाइम मेंबर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें? अब यहाँ पे 19 नंबर की समिट जो हो रही है उसमें इस समिट में ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी को भी लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा इन कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि हम ब्रिक्स की करेंसी भी लॉन्च करेंगे। ठीक है, इसकी थीम क्या होगी? बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड अ सस्टेनेबल प्लेनेट। बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट इसकी थीम देखने को मिल जाएगी। रोटेशन बेसिस पे इसकी प्रेसिडेंसी आती है। और G20 की जो 19वें नंबर की मीटिंग हो रही है वो ब्राजील इसकी प्रेसिडेंसी करने वाला है। इसके अलावा जो 18th नंबर की मीटिंग हुई थी वो कजान में हुई थी। कहां पर हुई थी? कजान, रशिया में हुई थी। ओके है जी, डन। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लुइस लूला दा सिल्वा, इन्होंने रिसेंटली ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी का अनाउंसमेंट किया, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जिसमें 148 फाउंडिंग मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 82 कंट्रीज थे। इसका पर्पस है कि 2030 तक हमें हंगर और पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है, खत्म करना है, जिसमें कई सारे एनजीओ का कोलैबोरेशन या जो भी आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है गैबॉन। गैबॉन में फाइनली यहाँ पर एक रेफरेंडम कराया गया। लोगों से पूछा गया कि आप मिलिट्री रूल चाहते हैं, डिक्टेटरशिप चाहते हैं, या फिर आप अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं। तो फाइनली 91% लोगों ने वोट किया है कि हम अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं। तो 55 ईयर्स के बाद यहाँ पे जो डायनेस्टिक रूल है वो खत्म हुआ है और एक डेमोक्रेसी आपको देखने को मिल रही है गैबॉन में। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे पेरू। पेरू ने 31st एडिशन APEC समिट को होस्ट किया है। APEC का मतलब है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन समिट। 31st एडिशन कहां पर हुआ है? लीमा जो कि कैपिटल है पेरू की। इस मीटिंग को होस्ट किया था पेरू के प्रेसिडेंट डीना बोलार्टे ने। ठीक है, जो नेक्स्ट समिट मतलब 2025 में जो नेक्स्ट समिट होगी उसको साउथ कोरिया होस्ट करेगा, 2026 में चाइना होस्ट करेगा और 2027 में वियतनाम इस समिट को होस्ट करने वाला है। अब इस समिट में एक डिक्लेरेशन साइन हुआ है जिसका नाम है माचू पिचू डिक्लेरेशन। माचू पिचू डिक्लेरेशन का पर्पस है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, सप्लाई चेन कनेक्टिविटी को बढ़ाना, एंटी करप्शन और सस्टेनेबल ग्रोथ के डायरेक्शन में काम करना। नाउ बात करेंगे एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के बारे में। इसका फॉर्मेशन 1989 में हुआ था। पहली मीटिंग ऑस्ट्रेलिया में 1989 में हुई थी। अब इंडिया इसका मेंबर नहीं है, जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नाउ बात करते हैं COP29 मीटिंग जो कि बाकू अजरबैजान में आपको देखने को मिली, जिसके दौरान यूएई ने अनाउंसमेंट किया है ग्लोबल एनर्जी इफिशिएंसी अलायंस। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि COP29 के समय ग्लोबल एनर्जी इफिशिएंसी अलायंस को सेटअप करने की बात किसने की है? यूएई ने की है। इनका टारगेट है कि हमारा जो ग्लोबल एनर्जी इफिशिएंसी है वो रेट हमें डबल करना है 2030 तक। मतलब हमें फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड ना रहकर रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो COP29 की मीटिंग हुई थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे? मुख्तार बाबायेव थे, जिसकी थीम थी इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लेनेट फॉर ऑल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो और क्या चीजें हुई हैं। वर्ल्ड लीडर कमिट टू $1.3 ट्रिलियन बाकू फाइनेंस गोल फॉर क्लाइमेट एक्शन बाय द 2035। इसमें बोला गया है कि हर साल 2035 तक $1.3 ट्रिलियन हम यहाँ पे इकट्ठा करेंगे। डेवलपिंग कंट्रीज भी कंट्रीब्यूट करेंगे जिससे हम फाइनेंस कर सके वो सभी देश जो कि अंडर डेवलप और लीस्ट डेवलप है।
तो यहाँ पे बाकू ने $1.3 ट्रिलियन का बाकू फाइनेंस गोल डिक्लेयर किया है और हमारा टारगेट है $300 बिलियन एवरी ईयर कलेक्ट करना। ठीक है, तो ट्रिपल पब्लिक फाइनेंस टू डेवलपिंग कंट्री फ्रॉम द प्रीवियस गोल $100 बिलियन था। अब पर ईयर आपको $300 बिलियन करना है और 2035 तक हमें 1.3 ट्रिलियन इकट्ठा करने। ठीक है, नेक्स्ट है पहली नेशनल सेंसस 40 इयर्स के बाद कहां पर हुई है? इराक में हुई है नवंबर मंथ में, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा को कलेक्ट करने के लिए। इराक की कैपिटल बगदाद है और इराक की दिनार यहाँ पे करेंसी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है कोलिन डिक्शनरी ने ब्रेट को यहाँ पे 2024 में वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। ब्रेट का मतलब यहाँ पे डिफाइन किया गया है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंट। ओके, नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है जिसमें कहा है जो भी माइनर है जिनकी एज बिलो 16 ईयर्स है उनको सोशल मीडिया बैन किया जाता है। वो पेरेंट के कंसेंट के साथ भी सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक यूज नहीं कर सकते। अगर फाइन मतलब अगर पेरेंट्स नहीं मानते, अपने बच्चों को नहीं रोकते हैं, तो उनपे $50 मिलियन का ऑस्ट्रेलियन डॉलर का फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंटनी एल्बनीज का ये बात कहना है। ठीक है, चलिए अगली कहानी देखेंगे। भूटान प्लान कर रहा है एक माइंडफुल सिटी बनाने के लिए। भूटान प्लान कर रहा है एक माइंडफुल सिटी बनाने के लिए जहां पे ईज ऑफ डूइंग काफी आसान, बिजनेस आसान हो, जिससे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाए और जो भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स है उसको भी हम टैकल कर पाए। इसका नाम है गैलीफू। क्या नाम है? गैलीफू माइंडफुल सिटी। कौन बना रहा है? भूटान बना रहा है। एक स्पेशल जोन यहाँ पे बनाएगा जहां पर रिसाइकलिंग भी की जाएगी, मतलब आपके वॉकिंग एंड साइकिलिंग पे फोकस किया जाएगा जिससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम हो। यहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर, वेलनेस सेंटर, इको टूरिज्म को डेवलप किया जाएगा और ये पूरा एरिया 2500 स्क्वायर किलोमीटर का होगा। हमारा टारगेट है यहाँ पे टूरिज्म, ग्रीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और एविएशन को बढ़ाना। कैपिटल थिम्पू आपको मिल जाएगी। नगलट्रम यहाँ पे करेंसी है एंड जिग्मी खेसर नामग्याल बागचू आपको किंग देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सोलोमन आइलैंड के बारे में। तो सोलोमन आइलैंड कहाँ है? यहाँ देखो, ये पैसिफिक ओशियन में ये छोटा सा आइलैंड कंट्री है जिसका नाम है सोलोमन आइलैंड, जिसकी कैपिटल है होनिहारा। और यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल कॉलोनी को डिस्कवर किया गया है सोलोमन आइलैंड में। ठीक है, सोलोमन आइलैंड में वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल कॉलोनी को डिस्कवर किया है और कोरल्स को हम रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। फाइनली ये कॉरिडोर ऑपरेशन में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर ये जो कॉरिडोर है वो चेन्नई, इंडिया के चेन्नई से स्टार्ट होके व्लादिवोस्टोक रशिया तक जाता है और इस रूट का इस्तेमाल करके, जिसको हम ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर कहते हैं, इस रूट का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे ऑयल, फूड, मशीनरी को ट्रांसपोर्ट करने का काम किया है। अभी तक हम ये वाला रूट यूज करते थे। ये वाला जो रूट है वो कहाँ से कहाँ तक था? मुंबई से स्टार्ट होता था और ये जाता था आपका यहाँ पर सेंट पीटरबर्ग तक, जो कि 8675 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस था। लेकिन ये वाला जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न कॉरिडोर है, जो नॉर्थ मैरीटाइम कॉरिडोर है, इसका डिस्टेंस 5647 नॉटिकल माइल है, जो इससे काफी कम है। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम लगता है और यहाँ पे होती रिबेल्स का और रेड सी में कोई भी क्राइसिस का खतरा भी नहीं है, इसलिए इस नए रूट को ऑपरेशन में ला दिया गया है। ठीक है, कहां से कहां तक कनेक्ट करता है? तो मुंबई को कनेक्ट करता है व्लादिवोस्टोक रशिया के साथ। डिस्टेंस कितना है? 5647 नॉटिकल माइल्स आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिया को रीइलेक्ट किया गया है टू यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन फॉर 25-26। ठीक है, तो इंडिया का जो करेंट टर्म था, ऑलरेडी इंडिया मेंबर था यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन का, इनका टेन्योर 31 दिसंबर को खत्म हो रहा था, इसलिए 2025-26 के लिए इनको रीइलेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे इस कमीशन का फॉर्मेशन 2005 में हुआ था। अब यहाँ पे हम COP16 के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन है। ये अलग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन मीटिंग कहां पर हुई? रियाद, सऊदी अरेबिया में हुई। ठीक है, हेल्ड एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में होती है। 15वें नंबर की जो मीटिंग थी वो आइवरी कोस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी और 16वें नंबर की मीटिंग रियाद में देखने को मिलेगी। 1992 से, मतलब जब रियो अर्थ समिट हुआ था, तब से ये मीटिंग आपको देखने को मिल रही है। इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था या फोर्स में जो आया था वो 26 दिसंबर 1996 में आया था। 197 मेंबर नेशन है और इसकी थीम थी आवर लैंड आवर फ्यूचर। ठीक है, डन इतनी चीजें। बाकी यहाँ पे जो कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, ये बाकू में हुई थी। फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो कोलंबिया में हुई थी। ठीक है,
और यहाँ पे जो मीटिंग है ये आपकी मीटिंग किस बारे में है? ये आपकी मीटिंग है कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन और ये मीटिंग रियाद में हो रही है। अब बेलिन सिटी ऑफ ब्राजील 30th एडिशन कॉप, मतलब जो कॉप 30 मीटिंग होगी आपकी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज पर, वो कहां पर होगी? ब्राजील में होगी, नवंबर 2025 में। इज दैट क्लियर? चलिए अगला शब्द आता है ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट शब्द को ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। ब्रेन रॉट का ये मतलब है कि जब व्यक्ति लगातार बहुत अधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, मोबाइल फोन को यूज करता है तो उसकी जो मेंटल लेवल होती है वो डिटोरिएट होने लगती है, जो इंटेलेक्चुअल स्टेट होती है वो डिटोरिएट होने लगती है, उसको ही हम ब्रेन रॉट की कंडीशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे डिक्शनरी.com ने डिम्योर को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था, कोलिंस ने ब्रेड को किया था और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने मैनिफेस्ट को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था। वहीं मैरियम बेविस्टर ने पोलराइजेशन को वर्ड ऑफ द ईयर पिक किया है। तो यहाँ पर आपको सभी के सभी इंपॉर्टेंट डिक्शनरीज के वर्ड ऑफ द ईयर देखने को मिल जाएंगे। ओके है जी। चलिए अब इंडिया का कंसर्न आया है क्योंकि चाइना कंस्ट्रक्ट कर रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम इन तिब्बत। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम तिब्बत में बनाया जा रहा है बाय द चाइनीज गवर्नमेंट। और किस पे बनाया जाएगा? जो आपकी यारलुंग जेंगपो या सांगपो रिवर है, जिसको इंडिया में हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, इस नदी पर बनाया जाएगा। क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी की डाउन स्ट्रीम है वो इंडिया और बांग्लादेश में भी जाती है, इसलिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और ऊपर से ये पूरा एरिया आपको सिस्मिक जोन देखने को मिलेगा। कुछ दिन पहले ही तिब्बत के इसी एरिया में, मतलब कुछ दूरी पर जहां पे इस डैम की कंस्ट्रक्शन साइट है, कुछ दूरी पर ये मैसिव अर्थक्वेक भी देखा गया, राइट। तो कंस्ट्रक्शन जो है इस डैम का वो चाइना ने अनाउंस किया था 2020 में। चाइना के पास ऑलरेडी वर्ल्ड का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम अवेलेबल है, जिसका नाम है थ्री गॉर्ज डैम। ठीक है, जो कि यांगतेज रिवर पे है। और अब चाइना उससे भी बड़ा डैम तैयार करने जा रहा है, जिसके अंदर चाइना 1 ट्रिलियन युआन इन्वेस्टमेंट करेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है वो 300 बिलियन किलो आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का काम करेगा। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। नेक्स्ट है यूके यूनिवर्सिटी सेट टू एस्टेब्लिश कैंपस एट गिफ्ट सिटी गुजरात। अब यहाँ पे क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट एंड कोवेंट्री यूनिवर्सिटी और क्वींस यूनिवर्सिटी, जो कि यूके की यूनिवर्सिटीज हैं, ये गिफ्ट सिटी गुजरात में अपने कैंपस को एस्टेब्लिश कर रही हैं और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी ने इनको परमिशन भी ग्रांट कर दी है। ओके चलिए, इसके अलावा यहाँ पर मैंने कुछ समय पहले आपको डिस्कस किया था कि ऑस्ट्रेलिया की जो डीकन यूनिवर्सिटी है उसका भी पहला कैंपस गिफ्ट सिटी गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यूके की एक और यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है साउथ एम्पटन यूनिवर्सिटी, और ये यूके की पहली यूनिवर्सिटी है जिसको हमने स्टैब्लिश किया है। ठीक है, इतनी चीजें डन। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे D8 समिट के बारे में। D8 का मतलब होता है डेवलपिंग 8। तो D8 कंट्री, जिसमें जो मुस्लिम पॉपुलेशन वाली कंट्रीज है उनका ग्रुप आपको D8 देखने को मिलता है। D8 कंट्रीज की 11th नंबर की समिट आपको देखने को मिल जाएगी कहाँ पर? इजिप्ट में। ठीक है, 10th नंबर की समिट जो थी वो बांग्लादेश ने होस्ट की थी और 11वें नंबर की समिट को होस्ट कर रहा है इजिप्ट, और 12वें नंबर की जो समिट होगी वो इंडोनेशिया होस्ट करेगा, क्योंकि इंडोनेशिया सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। D8 में 8 इस्लामिक कंट्रीज आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें 1997 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इस्तांबुल टर्की में इसका हेडक्वार्टर है और मेंबर कंट्रीज है इजिप्ट, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, ईरान, पाकिस्तान एंड टर्की। नेक्स्ट, इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस साइन एग्रीमेंट और सोलर प्रोजेक्ट इन द पैसिफिक आइलैंड। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि फिजी, कॉमरोस, मेडागास्कर और सेसल्स में इंडिया सोलर प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वाड कंट्रीज ने डिसाइड किया था अंडर द सप्लाई चेन कि हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे इन द स्मॉल नेशंस, इन द स्मॉल कंट्रीज। ठीक है, और उसी के अंदर इंडिया $2 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हमने पहले भी देख लिया था। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, ये है अमेरिका, और अमेरिका में यहाँ पर एक स्टेट है जिसका नाम आपको देखने को मिल जाएगा नेब्रक्ष। इन्होंने दिसंबर 6 को महात्मा गांधी रिमेम्बरेंस डे डिक्लेयर किया है, महात्मा गांधी जी को सम्मान देने के लिए। ठीक है, दुबई ब्रेक रिकॉर्ड विथ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड बार। अब यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी गोल्ड बार जिसका वेट 300 kg आपको देखने को मिलेगा, दुबई ने इसको अनवील किया है। पहले ये रिकॉर्ड किसके पास था? पहले जो सबसे बड़ी गोल्ड बार थी वो जापान के पास थी 250 kg की, और अब यहाँ पे दुबई ने यहाँ पे अनवील की है 300 kg की गोल्ड बार, जिसका अगर हम देखें रेट तो 211 करोड़ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मोल्दोवा आपको रिसेंटली एक कंट्री छोटी सी एक यूरोप की एक छोटी सी कंट्री देखने को मिल जाएगी, मोल्दोवा।
और मोल्डोवा ने रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क को साइन किया है। मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फुल टाइम मेंबर नहीं है, केवल इनका जो फ्रेमवर्क है कि आपका जो फ्रेमवर्क है, आप जो काम कर रहे हो वो अच्छा है, हमें अच्छा लगा, हम इसको साइन करते हैं, फ्यूचर में लगेगा तो हम इसको ज्वाइन करेंगे, सिंपल सी बात है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क जो है वो 2017 से इफेक्ट में आया है और इसको रिसेंटली मोल्दोवा ने ज्वाइन किया है। और रिसेंटली हमने देखा था कि 104 नंबर की कंट्री कौन बन चुकी है, 104वीं नंबर की कंट्री आपको अर्मेनिया देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे कुछ गोल है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ने कहा है कि टूवर्ड्स 1000 स्ट्रेटेजी, हमारे यहाँ पे 3 गोल्स है। पहला है हमें $1000 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना है सोलर एनर्जी में बाय द 2030। ठीक है, इसके अलावा हमें 1000 मिलियन पूरे वर्ल्ड में एनर्जी प्रोवाइड करनी है, 1000 मिलियन लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करनी है और 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी है। ठीक है, डन इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जो बाइडेन ने रिसेंटली बाल्ड ईगल को अपना नेशनल बर्ड डिक्लेयर किया है। तो यूएसए का नेशनल बर्ड किसे बनाया है, बाल्ड ईगल को बनाया है, ऑफिशियली रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है। चलिए अब बात कर लेते हैं एक ब्लॉक के बारे में जिसका नाम है CPTPP। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। अब इसमें पहली यूरोपियन कंट्री और 12th नंबर की मेंबर कंट्री कौन सी बन गई है, यूके ने या फिर ब्रिटेन पहली यूरोपियन नेशन है जिन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को ज्वाइन किया है एज अ 12th मेंबर। ठीक है, इसके जो मेंबर नेशन है वो कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड सेवरल अदर कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगे और 2018 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। नाउ बात करते हैं वर्ल्ड की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी के बारे में। तो कार्बन 14 एक आइसोटोप है कार्बन का। रिसेंटली यूके एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी एंड ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड की पहली कार्बन 14 आइसोटोप का इस्तेमाल करते हुए बैटरी को तैयार किया है और ये बैटरी 1000 ऑफ ईयर्स तक पावर सप्लाई करने में कैपेबल है, क्योंकि इसकी जो हाफ लाइफ है वो 5700 ईयर आपको इसकी हाफ लाइफ देखने को मिलेगी। तो कई हजारों सालों तक ये पावर को सप्लाई करने में कैपेबल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे भूटान का नेशनल डे। तो रिसेंटली 117 नंबर का 17 दिसंबर को भूटान का नेशनल डे सेलिब्रेट किया। भूटान ने रिसेंटली हेमंत विश्व शर्मा को अपने नेशनल डे को अटेंड करने के लिए इनवाइट किया था। तो भूटानीज किंग है जिग्मी खेसर नामग्याल वांगचू, इन्होंने रिसेंटली हेमंत विश्व शर्मा को इनवाइट किया था अपने नेशनल डे के सेलिब्रेशन पे। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे सियरिंग तोबगे आपको देखने को मिल जाएंगे। भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। ना बात करते हैं भूटान किन किन स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल, आपका वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अब स्विट्जरलैंड ने रिसेंटली मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है इंडिया को जो दिया था उसको सस्पेंड करने की बात की है। ठीक है, तो इसकी कहानी हमने डेली करंट अफेयर्स में डिटेल में पढ़ी थी। हमारे लिए भी वन लाइनर क्वेश्चन इतना ही इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सी कंट्री है जिसने मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस 1 जनवरी से खत्म कर दिया है। आंसर हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। फिनलैंड ने वर्ल्ड का पहला नेशनल साउंडस्केप जिसका नाम है आनिया, इसको रिवील किया है। रिसेंटली फिनलैंड का 107 नंबर का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। जैसे सभी देशों के एक नेशनल सिंबल्स होते हैं, नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम है, बर्ड है, वैसे ही इन्होंने अपनी पूरे देश की जो ज्योग्राफी है उसको दिखाने के लिए, जो टूरिस्ट साइट है उनको दिखाने के लिए एक साउंड, एक म्यूजिक एल्बम प्रोड्यूस किया है और उस ये पहला नेशनल साउंडस्केप आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है जो मतलब यहाँ पे इसको कंपोज करने का काम किसने किया है, लॉरी पोरा ने इसको कंपोज किया है। ठीक है, कैपिटल इसकी हेलेंस की है, यूरो कैप आपको करेंसी देखने को मिल जाएगी और अलेक्जेंडर स्टफ प्रेसिडेंट आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे। इजराइल एक्सपांड सेटलमेंट इन गोलन हाइट्स अमिड रीजनल शिफ्ट। यहाँ पर आपको गोलन हाइट्स देखने को मिल रहा है। गोलन हाइट्स जो है वो सीरिया और इजराइल के बीच में काफी लंबे समय से डिस्प्यूटेड था। 1967 ने पर इजराइल ने इसे पहले कैप्चर किया, फिर कंप्लीटली इस पे कब्जा कर लिया 1981 में और अब यहाँ पे वो सेटलमेंट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। तो इजराइल ने $11.13 मिलियन के सेटलमेंट एक्सपांशन की घोषणा की है इन द गोलन हाइट, जिससे यहाँ की पॉपुलेशन को डबल किया जा सके। ठीक है, इटली ने रिसेंटली अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट को सिटीजनशिप ग्रांट की है और अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जेवियर मिले आपको देखने को मिल जाएंगे। लास्ट हम बात करेंगे। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने रिसेंटली 2 दिन पे विजिट पे गए हुए थे सऊदी अरेबिया और वहां पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल को
अनवील किया है इन द इंडियन एम्बेसी रियाद में। अगर हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो इस स्कीम को 2018 में स्टार्ट किया गया था बाय द यूपी गवर्नमेंट। सक्सेसफुली एडॉप्शन के बाद इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे देश में अडॉप्ट करने की बात की है। नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर 60:40 का शेयर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जी ने सिम्बोयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को पहला ओवरसीज कैंपस दुबई में बनाया है। सिम्बोयसिस यूनिवर्सिटी आपको पुणे बेस्ड यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएगी, जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है, और इसका पहला ओवरसीज कैंपस कहाँ पर ओपन किया गया है? दुबई में। अब अमूल यूरोपियन मार्केट में अपना एक्सपांशन कर रहा है। इसके पहले यूएसए मार्केट में इन्होंने अपना एक्सपांशन किया था, और अब ये अपना यूरोपियन मार्केट में स्पेन में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ओपन करने जा रहा है अमूल। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ल्ड की पहली पेटेंट फॉर एनिमल सप्लीमेंट जिसका नाम है फिनफेनॉन, इसको अप्रूवल दिया है। तो ये टोक्यो बेस्ड कंपनी है जिन्होंने इसे तैयार किया है। ठीक है, और ये एनिमल का सप्लीमेंट है, लेकिन वर्ल्ड की पहली ऐसी सप्लीमेंट है एनिमल की जिसको पेटेंट मिला है, जिसका नाम है फिनफेनॉन। ठीक है, इतनी चीजें। तो ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट इवेंट आपके जुलाई से लेकर जो भी हमारे दिसंबर तक की इंटरनेशनल न्यूज़ थी। आई नो सेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है, क्योंकि 6 मंथ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता आजकल इतनी ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो कब कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, इसलिए मैंने सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, और पीडीएफ के लिए पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को विजिट कर लेना, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।